तेहरान के आसमान में उठा काला धुआं। यूएस इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स को आग के समंदर में बदला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर मंडराया खतरा। क्रूड ऑयल $100 के पार, 2 गुने हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। इजराइल के फाइटर जेट्स बैरूत तक बरसाते दिखे बॉम्ब। मिडिल ईस्ट के आसमान में ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश। कई देशों के एयर डिफेंस एक साथ एक्टिव। सऊदी के रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, 2 लोगों की मौत से बढ़ा मिडिल ईस्ट में तनाव। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। लेकिन नया लीडर घोषित होते ही अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तेहरान के अंदर मौजूद शाहरान ऑयल डिपो और उसके आसपास मौजूद और कई बड़े ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पर लगातार एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इन स्ट्राइक्स के बाद तेहरान के आसमान में जो नजारा दिखाई दिया है ना, वो इस वॉर के अब तक के सबसे खौफनाक सीन्स में से एक था। तेज धमाकों के साथ विशाल आग के गोले उठे और कुछ ही मिनटों में काले जहरीले धुएं का बादल पूरी राजधानी के ऊपर फैल गया। अब तक इस वॉर में ज्यादातर स्ट्राइक्स मिलिट्री टारगेट्स पर हो रही थीं, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ने इस लड़ाई को एक नया रुख दे दिया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि अब यह वॉर एनर्जी सिस्टम को भी टारगेट कर रहा है। हमले के जवाब में IRGC के स्पोक्समैन ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान के ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर हमले जारी रहे तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ये एनर्जी वॉर शुरू होती है तो ऑयल प्राइस $200 पर बैरल तक भी जा सकता है। देखिए, असल में मिडिल ईस्ट दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दिल माना जाता है, और अगर ये वॉर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैल गया तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और ईरान का जवाब सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। तेहरान से इजराइल की तरफ एक बार फिर से मिसाइल्स और ड्रोन्स की नई वेव भेजी गई है। ईरान की मिलिट्री का दावा है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का निशाना इजराइल के कुछ मिलिट्री टारगेट्स थे, खासकर तेल अवीव और बेरशेबा के आसपास के इलाके। जैसे ही मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ी, कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोग भागकर शेल्टर्स में छिप गए और आसमान में लगातार इंटरसेप्शंस के धमाके सुनाई दिए। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो और डेविड स्लिंग इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता रहा। कई मिसाइल्स रास्ते में ही गिरा दिए गए, लेकिन कुछ जमीन तक पहुंच भी गए। अभी तक इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़े नुकसान को रोकने में सफल रहा है, लेकिन लगातार हो रहे मिसाइल हमले इस सिस्टम पर भारी दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान इसी तरह बार बार मिसाइल वेव्स भेजता रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब डिफेंस सिस्टम ओवरलोड होने लगे। इसके अलावा ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं किया, अब इस कॉन्फ्लिक्ट का दायरा मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक भी फैलने लगा है। सऊदी के अल खरज शहर में इंटरसेप्ट किए गए एक मिसाइल का मलबा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। सऊदी अथॉरिटीज का कहना है कि यह मलबा उस ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा था जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागा गया था। इसके अलावा सऊदी एयर डिफेंस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6 आर्म ड्रोन्स को भी गिराने का दावा किया है। इसके अलावा कतर में भी ईरान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए। कुल 10 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 9 को इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक रिमोट एरिया में क्रैश हो गया। UAE में भी अबू धाबी और दुबई की तरफ आने वाले कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, और जॉर्डन में एक मिसाइल को अकाबा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया जो अर्जाक में मौजूद US लिंक बेस को टारगेट कर रहा था। लेकिन मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट यही नहीं रुका। इस वॉर का एक और फ्रंट अब पूरी तरह से खुल चुका है, और वो है लेबनान। असल में ईरान का सबसे ताकतवर साथी हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल के साथ छोटी मोटी झड़पें कर रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में उसने अपने हमले अचानक से तेज कर दिए। हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल की तरफ रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स दागे, जिनका निशाना कई मिलिट्री पोजीशंस और बॉर्डर टाउन्स बने हैं। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। रात के समय जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी और बैरूत शहर के कई हिस्सों में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक इजरायली स्ट्राइक्स में कम से कम 394 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बॉर्डर के आसपास के पूरे इलाके खाली कराए जा रहे हैं और लगभग 5 लाख लोग अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि साउदर्न लेबनान के योहमोर गांव पर हुए एक इजरायली एयर स्ट्राइक में व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया था। व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर जलते हुए पार्टिकल्स फैलाता है
और रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लॉज के तहत बेहद कंट्रोवर्शियल माना जाता है। फिलहाल इजराइल ने इन आरोपों पर अभी तक कोई जवाब या सफाई तो नहीं दी है। दूसरी तरफ इस वॉर का असर अब ऑयल मार्केट पर भी साफ साफ दिखने लगा है। कच्चा तेल $100 पर बैरल के ऊपर जा चुका है और कुछ समय के लिए कीमत लगभग $119 तक भी पहुंच गई थी। ये वही लेवल है जो दुनिया ने आखिरी बार रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा था। ऑयल प्राइसेस के इस अचानक उछाल की सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट की सबसे अहम जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं। लेकिन ईरान ने इस चेक पॉइंट पर शिपिंग को पूरी तरह से लगभग रोक दिया है। इसका असर यह हुआ है कि कुवैत, यूएई और इराक जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स को भी प्रोडक्शन कम करना पड़ा है। इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा फैला तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेल सकता है। कुल मिलाकर ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ ईरान और इजराइल व अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रहा, ये एक ऐसा वॉर बनता जा रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है और शायद पूरी दुनिया को भी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये वॉर शुरू ही क्यों हुआ? क्या ये युद्ध सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए हो रहा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? अगर आप इस वॉर के पीछे की असली हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम उसमें डिटेल में समझेंगे कि आखिर ईरान, यूएस और इजराइल के बीच ये वॉर शुरू कैसे हुआ।